ठीक है, तो 12 तारीख में तुम्हारा एग्जाम है, तो 6-7 तारीख तक जो पढ़ना है तुमको वो पढ़ लेना। और बाकी के 5 दिन यानी कि कौन कौन से हुए, 8 हो गए, 9 हो गया, 10 और 11, ठीक है, 4 दिन बचे। ठीक है, ये 4 डेज में क्या करना है तुमको, जितना भी कंसेप्ट है वो रिवाइज करना। ठीक है, पूरा कंसेप्ट रिवाइज करना है। कंसेप्ट का मतलब जितने भी फॉर्मूले बेस्ड हैं, जो भी कंसेप्ट है, ठीक, जिन पे फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं या जो भी है, वो सब रिवाइज करना है इन 4 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो अभी तक सारे पढ़ चुके हो। ठीक है, जैसे क्वांटम के हो गए तो क्वांटम के जितनी भी आइगन वैल्यू है वो सारी चीज देख लेनी है, किस तरीके से क्या क्या आइगन वैल्यू है, और हर एक के 1 से 2 क्वेश्चन जो तुम्हारी नोटबुक में हो रहा है वो देख लेना। ठीक है, और बात करते हैं, ठीक, ये सारी चीज हो गई। उसके साथ साथ चलो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूलर में किसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल से। इसके कुछ फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, इसको नोट करते रहना। बोर्स एटॉमिक मॉडल, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे बोर एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, सबसे पहले तो ठीक है, अच्छा, बोर्स एटॉमिक मॉडल ये हम किस पे डिस्कस करते हैं, ये डिस्कस करते हैं रेडियस उस पे हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बेसिक कहाँ से स्टार्ट था, हाइड्रोजन एटम पे, एच एटम पे इसने एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके एनालॉगस हम बाकी एटम के लिए हम क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। तो एच एटम के लिए, ठीक है, या फिर और भी किसी एटम के लिए क्या हुआ था, बोर एटॉमिक आया था, उसके बाद फिर बाकी एटम्स के लिए क्या हो गया था, जनरलाइज हो गया था। तो उसमें जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस जो है, रेडियस के लिए फॉर्मूला याद करना है nth ऑर्बिट की किसी भी, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर a नॉट बाय z। ठीक है, जो जो मैं लिखवाते जा रहा हूँ वो याद रखना, n स्क्वायर a नॉट बाय z। ठीक है, यहाँ पर a नॉट क्या है, a नॉट है हमारा बोर्स, इसको कहते हैं, ए नोट को कहते हैं बोर्स रेडियस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी थी, ए नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ए नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ए नॉट की ये वैल्यू याद रखनी है, और ये याद रखना है, यहाँ से ये चीज याद रखनी है कि आर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हमारे z की वैल्यू बढ़ेगी, रेडियस क्या होगी, n ऑर्बिट के लिए डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गई हमारे लिए, रेडियस के लिए हो गई। अब आते हैं वेलोसिटी। ठीक है, बोर रेडियस को, इसको एक चीज और कहते हैं, इसको लिख लेना। बोर रेडियस क्या ऐसी होती है, अगर n की जगह यहाँ मैं 1 पुट कर दूं, z की जगह 1 पुट कर दूं, ठीक है, तो आर एन मेरी किसके लिए इक्वल हो जाएगी, अगर यहाँ पे देखो, इफ n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं, z इज इक्वल्स टू 1 कर दूं, तो आर एन किसके इक्वल हो जाएगी, ए नॉट के। ठीक है, तो ए नॉट होती क्या है, तो बोर रेडियस होती है,
और ये क्या होती है, H एटम, ठीक है, H एटम की जो वो रहती है ग्राउंड स्टेट की ऑर्बिट, ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट या फिर फर्स्ट ऑर्बिट लिख लो एच एटम की। फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है वो कितनी होती है, ए नॉट के बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सेकंड चीज पर आते हैं, वेलोसिटी, ठीक है, किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है। तो किसी भी nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी दी जाती है वो होती है, याद रखना है, जेड सी एल्फा अपॉन एन। अभी जब एटॉमिक करवाऊंगा तो ये सारी चीज बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्या चीज आई, ठीक है। अभी फिलहाल डायरेक्ट पढ़ने का वो है टाइम, तो डायरेक्ट ये चीज याद रखें, ठीक है। जेड सी एल्फा बाय एन, जेड एटॉमिक नंबर, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। एल्फा है हमारा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। और अल्फा की जो वैल्यू होती है, अल्फा इज इक्वल होता है 1/137, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू z की रखें 1, n की रखें 1, तो h एटम के अगर वेलोसिटी निकालनी है h एटम के फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, तो वो कितनी मिलेगी मुझे, c की वैल्यू रख दो, अल्फा की वैल्यू रख दो, n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2.189 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू किस जगह हेल्प करती हैं, ये नोट हो गया सबका। ठीक है, ये वैल्यू किस जगह हेल्प करती है उसको बताता हूँ मैं। हेल्प ये इस जगह करती है कि सपोज करो उसने किसी एटम का लिथियम के लिए थर्ड ऑर्बिट में निकाला, तो लिथियम के लिए फॉर लिथियम, ठीक है, लिथियम के लिए z कितना हो गया 3, n कितना हो गया, n की वैल्यू उसने थर्ड ऑर्बिट में निकाली, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट नहीं, या फिर उसने निकालनी है सेकंड ऑर्बिट, लिथियम के लिए ना करके बेरिलियम के लिए निकाल, ठीक है। z इज इक्वल टू 4 होता है उसके लिए, n की वैल्यू 2 सेकंड ऑर्बिट में निकालते हैं, तो vn कितना हो गया, vn हो गया z अपॉन n, ठीक है, z अपॉन n इंटू VH1, तो ये VH1 ही तो हुआ, ये किसके इक्वल हो, सी अल्फा की वैल्यू हो गई, ठीक है, तो ये VH1, तो ये कितना हो गया, ट्वाइस हो गया 4/2 इंटू 2.189 इंटू 10⁻6। तो इससे इन एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितने हो जाएगा 4.4 करीब हो जाएगा इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही ऊपर निकाल सकते हैं हम रेडियस, ए नॉट पता चल गई तो उसके एन स्क्वायर करते रहो, तो हमको क्या मिल जाएगी, रेडियस। क्लियर ये वाली पॉइंट, अब एनर्जी के लिए, ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी लिखते हैं हम, एनर्जी कितनी होती है, E is equals to En is equals to -13.6 अपॉन n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ये किस
होती है, एनर्जी होती है। ठीक है। अच्छा, ये किसके इक्वल होती है? ये वैल्यू जो होती है, इसको अगर हम एनर्जी के सिस्टम में लिखें तो माइनस आर इंफिनिटी एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, उसको जब आर एच सी की वैल्यू रख देते हैं तो 13.6 आ जाता है। तो आर इंफिनिटी जो होता है रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है 1.094097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यही हो गया। अच्छा, इसमें हम लैम्डा के लिए भी लिखते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है वो हमारी होती है 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंफिनिटी जेड स्क्वायर 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n अपर स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक तुमने पहले भी पढ़ रखे हैं सारे। ठीक है, और इसमें जब n की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलती है? डिफरेंट वैल्यू मिल जाती है सीरीज की, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज। ठीक है, तो लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, ये सारी वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, इसको ठीक है, ये हमारे पास क्या है? n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट, n इज इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5। जब टू सेकंड ऑर्बिट से, ठीक है, जब जो हमारी लोअर वाली रहती है, ठीक है, ये कितनी रहती है? 1 रहती है। यानी कि जो ट्रांजिशन होता है वो सेकंड से 1 होता है, थर्ड से 1 होता है, इस तरीके से एंड सो ऑन 1 होता है। तो जब फाइनल ऑर्बिट कौन सी होती है? n1 होती है, तो हमारी कौन सी सीरीज होती है? लाइमन सीरीज। ठीक है, तो हमारी सीरीज होती है लाइमन सीरीज। ठीक है, यहाँ के लिए n कहाँ से होता है? n इनिशियल से n फाइनल इज इक्वल्स टू 1 में होता है ट्रांजिशन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से जब इधर आती है, सेकंड में आती है, ठीक है, जब फाइनल सेकंड होती है तो इसको कौन सा कहते हैं? बाल्मर। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आने वाली को क्या कहते हैं? पास्चन। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट एंड देन पी फंड। ये हमने पहले पढ़ रखी है सब चीज। तो ये कौन सी हो गई? बाल्मर हो गई, ये लाइमन सीरीज हो गई, ऐसी पास्चन ब्रैकेट पी फंड। अच्छा, इनके लिए, लाइमन के लिए और बाल्मर के लिए, दो के लिए याद रख लो मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू। ठीक है, तो लाइमन के लिए लिख रहा हूँ लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिन। लैम्डा मैक्स जो होता है लाइमन के लिए वो होता है 12-15.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और मिनिमम होता है 911.2 एंगस्ट्रॉम। ऐसी बाल्मर सीरीज के लिए याद रख लो बस, बाकी के लिए अगर आए तो कैलकुलेट कर। तब ऊपर वाला फॉर्मूला लैम्डा के लिए लिखा हुआ है, आर इन्फिनिटी की वैल्यू बता दी और एन अपर लोअर करके कर दो। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर बाल्मर सीरीज, तो इसके लिए कितनी हो गई? 36, 46 एंगस्ट्रॉम, 36, 46 और 65, 63। ठीक, पॉइंट में कुछ हो सकता है, वरना इतने से तुम्हारे पास हो जाए।
ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद एन स्क्वायर से जब डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस 3 तक के लिए ये एनर्जी रखिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी और जो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट है उसमें जो रिलेशन होता है वही होता है। काइनेटिक एनर्जी होती है, टी क्या है, टी एन क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और वी एन क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहती है, ट्वाइस ऑफ ई एन। ठीक है, टी एन हमारा काइनेटिक एनर्जी और वी एन हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये सारी जितनी भी कैलकुलेशन थी ये हमारी इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए थी। ठीक है, इसके लिए थी इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए। अब जो कैलकुलेशन है वो है फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए। ठीक है, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास क्या होता है कि हम हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें जो न्यूक्लियस है और हमारा क्या है, ऑर्बिट्स, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है या दो होंगे, या कोई सा भी एटम ले लेते हैं। ठीक, सपोज करो कोई सा भी एलिमेंट है, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे उतने प्रोटॉन अंदर होंगे। ठीक, अच्छा, उसके प्रोटॉन के साथ साथ बाद में न्यूट्रॉन भी होंगे, हाइड्रोजन पे नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होगा, आगे आगे वाले एलिमेंट में न्यूट्रॉन भी होगा। तो अगर हम न्यूक्लियस का मास देखते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है, तो कई टाइम्स क्या होता है, हमारा ज्यादा होता है, लगभग थाउजेंड थाउजेंड टाइम्स क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको इनफाइनाइट, मतलब इसके कंपैरिजन में क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास मान लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक पॉजिट्रॉन है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का मास इक्वल हो गया। तो ये कैसे केस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं फाइनाइट न्यूक्लियर मास। या फिर म्यून घूमने लगता है, या फिर पायोन रिवॉल्व करने लगता है। ठीक है, तो ये कौन से किस केस के अंडर आते हैं,
ये फाइनाइट न्यूक्लियर मास के अंडर आता है। ठीक, फाइनाइट न्यूक्लियर मास का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फाइनाइट न्यूक्लियर मास निकालने के लिए आ जाता है तो आर एम से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है आर इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस एम अपॉन एम। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास जो रिवॉल्व कर रहा है, और एम हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये एम के अराउंड एम रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया फाइनाइट न्यूक्लियर मास। अच्छा, फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, वो लिखने हैं। एनर्जी जो दी जाती है, ठीक है, अगर एनर्जी की बात करूं इसमें मैं, तो एनर्जी जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, एनर्जी एनर्जी जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी nth के लिए, ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई एन एच। ई एन एच का मतलब कि किस उस nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन की क्या एनर्जी, ठीक है, उसको जेड स्क्वायर से कर देंगे, और इनटू रिड्यूस्ड मास, ठीक है, रिड्यूस्ड मास फैक्टर। ये एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे याद रखें, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अगर हम ऊपर एनर्जी की वैल्यू देखें, ऊपर दिखा दूं, उसके बाद नोट करना है, हमने जो ऊपर लिखी थी ये रही, ठीक है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू निकालूं nth ऑर्बिट के लिए, तो अगर मैं ये हाइड्रोजन की nth ऑर्बिट के लिए मान लूं, कंसीडर कर लूं, तो ई एन किसी भी जेड के लिए मेरी कितनी हो जाएगी? ई एन एच, ठीक है, ये nth ऑर्बिट के लिए हो गई हाइड्रोजन के लिए, जब जेड की वैल्यू बंद कर दी, इनटू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला लिख लेना चाहे एनर्जी के साइड में, कि अगर तुम्हें nth ऑर्बिट की हाइड्रोजन के एटम पूछी हो, किसी और एटम के लिए पूछना है उसे, तो जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। ठीक, वही चीज मैंने यहाँ कर दी। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, जेड स्क्वायर इंटू ई एन एच, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी? रिड्यूस मास फैक्टर, इसको के से रिप्रेजेंट कर। अभी बताऊंगा के की वैल्यू क्या है। अब अगर ये वाले फॉर्मूले याद होंगे तो तुम्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी तब जरूरत पड़ेगी जब तुम्हारा कोई और केस आएगा, जो मैं जिनसे करवा रहा हूँ उससे अलग कोई केस आता है। वैसे अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों केस में से ही आएगा। ये एनर्जी के लिए रिलेशन हो गई। अब रिड्यूस मास फैक्टर में वेवलेंथ कितनी इफेक्ट पड़ेगी? वेवलेंथ जो पड़ेगी वो पड़ेगी लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा एच जेड स्क्वायर। ठीक है, ये पहले ही है, जेड स्क्वायर पहले ही वाली है, बस इसमें के से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एनर्जी के लिए लिखी थी ना, 1/लैम्डा कितना लिखी थी? आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर 1/n माइनस 1/n स्क्वायर, ये अब लोअर माइनस अपर। ठीक, तो ये अगर मैं इसके लिए लैम्डा एच निकाल दूं तो जेड के लिए वैल्यू 1 कर दूंगा। ठीक,
और किसी भी z के लिए निकालनी होगी तो लैम्डा h अपॉन z स्क्वायर कर दो। ठीक, तो ये हम किस तरीके से कर लेंगे, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी चाहे नोट कर लेना, ये डायरेक्ट वाला, बस इसको इस वाले फॉर्मूले को मैंने k से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी, ऊपर बाइंडिंग एनर्जी तो सबको पता है, माइनस ऑफ ई होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रेडियस, रेडियस किसी भी nth एटम के लिए जो रेडियस लिखेंगे, ठीक है, फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए बता रहा हूँ, तो आर एन एच अपॉन के। ठीक है, और अगर वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एनी रिड्यूस्ड मास सिस्टम के लिए, तो उसके लिए वेलोसिटी जो रहेगी वी एन एच, वो किसकी रहेगी, वी एन एच। ठीक है, इस तरीके से नो चेंज, वेलोसिटी क्या रहेगी, नो चेंज, सेम रहेगी। ठीक है, रिड्यूस मास फैक्टर बताता हूँ अब, के की वैल्यू कहाँ से याद रखेंगे हम। तो के जो है हमारा, ठीक है, के होता है रिड्यूस मास फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, रिड्यूस मास होता है। अगर मैं म्यू को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, के म्यू के एम ई, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस मास फैक्टर हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैं सिस्टम लेता हूँ पहला, सिस्टम मैंने ले लिया पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रोनियम एटम। पॉजिट्रोनियम एटम में क्या होता है, पॉजिट्रॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये पॉजिट्रोनियम के अराउंड क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो अगर मैं इसका रिड्यूस्ड मास निकालूंगा, रिड्यूस्ड मास कैसे निकालते हैं, 1/m, इनका अगर m है प्लस 1/m, इस तरीके से निकालते हैं। तो 1/μ इज इक्वल्स टू m, और कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 1/2 me। तो अगर यहाँ पर देखूंगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, ये जो है, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस मास फैक्टर। बस इसके लिए k की याद रखनी है कि पॉजिट्रोनियम की k की वैल्यू हाफ होती है। ऊपर वाले सारे फॉर्मूले में पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इन सिस्टम के लिए एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए होगी, पॉजिट्रोनियम के लिए याद रखेंगे, k इज इक्वल्स टू 2। सेकंड, सेकंड सिस्टम है हमारा म्यूनिक सिस्टम, म्यूनिक एटम। म्यूनिक एटम में क्या होता है, म्यूनिक एटम में प्रोटॉन के अराउंड एक म्यून रिवॉल्व करता है। ठीक है, इसके लिए k की वैल्यू याद रख लो, k की वैल्यू होती है इसमें 207। ठीक है, और थर्ड सिस्टम है हमारा पायोनिक एटम। ठीक है, पायोनिक एटम में क्या करता है, प्रोटॉन के अराउंड एक पाय, प्रोटॉन के अराउंड एक पायोन रिवॉल्व करता है। इसके लिए k की वैल्यू होती है 180,
सॉरी, इसमें 207 नहीं थी, इसमें होती है 186, ठीक, और इसके लिए होती है 235। तो ये के की वैल्यू 3 सिस्टम के लिए याद रखनी है, हाफ, 1/86 और 235। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद आते हैं जरा एक मिनट, वेक्टर एटॉमिक मॉडल। जो वेक्टर एटॉमिक मॉडल है, इसमें तुमको चीज पता है कि जो भी हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम रहता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, ठीक है, वो जे वेक्टर किसके इक्वल होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन किसके अराउंड रहती है, इन्हीं के अराउंड रहती है। इसमें जो मेन चीज है याद करने की, ठीक, कई बार इनके बीच में एंगल पूछ लेता हूँ। ठीक, अच्छा, एंगल कैसे निकालते हैं, एक के लिए एंगल निकालना बता देता हूँ एग्जाम में। इसको, इस चीज को याद मत रखना, बस इसका पैटर्न पकड़ लेना, और ये इजिली 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको निकालने में। तो जितनी कम चीज याद करनी है इस समय, उतनी हम करेंगे। अच्छा, इसमें अगर मैं जे डॉट जे कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, एल प्लस एस डॉट एल प्लस एस। ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, जे डॉट जे, जे मॉड का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये कितना देगा, इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे को, इसको मिलेगा एल मॉड का स्क्वायर प्लस एस मॉड का स्क्वायर प्लस 2 एल डॉट एस। ठीक है, क्योंकि एल डॉट एस और एस डॉट एल सेम रहते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो इसलिए मैंने ट्वाइस कर दिया इनका। ठीक, अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू एल डॉट एस की निकाल लूँ तो कितनी आएगी, जे मॉड स्क्वायर हाफ आ जाएगा, जे मॉड स्क्वायर माइनस
एल मॉड स्क्वायर और माइनस एस मॉड स्क्वायर।